नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और मित्रों, आज की कक्षा में हम चर्चा उन्हीं प्रश्नों की करेंगे जो विगत परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे गए हैं। यानी आज की इस श्रृंखला में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो मित्रों, बिना किसी देर किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? यानी वह कौन सी भारतीय पुस्तक है, यानी वह कौन सी पुस्तक है जिसका 15 तो भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा पंचतंत्र। मित्रों, याद रखिएगा कि पंचतंत्र पुस्तक की रचना विष्णु शर्मा ने की है। अब बात करें अगले प्रश्न की। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है? संविधान की 8वीं अनुसूची जब जोड़ी गई उस समय 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, तो वह भाषाएं कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। मित्रों, जब 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है अनुच्छेद 343 एक से लेकर के, और संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है, लेकिन जो 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी उनमें संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी है। अब बात करें अगले प्रश्न की। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। मित्रों, याद रखिएगा कि हरिवंश राय बच्चन का संबंध हालावाद से है, और हालावाद की समय सीमा की बात करें तो हालावाद 1933 से लेकर 1936 तक रहा, और हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 को हुआ और 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बिहारी ने। मित्रों, याद रखिएगा कि रीतिकाल के यानी रीतिकाल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध जो रीति सिद्ध के प्रसिद्ध कवि बिहारी, जिनकी एकमात्र रचना सतसई, उसी के आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त की, और इनके द्वारा जो लिखे गए श्लोक है उनका जो सार है वो गागर में सागर भरने जैसा कार्य है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? यानी रस मीमांसा नाम की एक पुस्तक है जो रस सिद्धांतों पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? गाथा शब्द का जैसे ही प्रयोग किया जाता है, तो गाथा शब्द का प्रयोग किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा का। मित्रों, याद रखिएगा कि गाथा से संबंधित, जैसे गाथा सप्तशती है, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं उसका संबंध किस भाषा से है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा से। अब बात करें अगले प्रश्न की। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? यानी तुलसीदास द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रामाज्ञा प्रश्नावली। और मित्रों, याद रखिएगा कि तुलसीदास को जब शारीरिक पीड़ा हुई और शारीरिक पीड़ा से निजात पाने के लिए उनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई? तो इसका सही उत्तर होगा हनुमान बाहुक। अब बात करें अगले प्रश्न की। भारत भारतीय यानी भारत भारती
काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। और मित्रों याद रखिएगा कि भारत भारती काव्य के आधार पर ही मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास, तुलसीदास और जायसी। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक तो सूरदास, एक तुलसीदास और एक मलिक मोहम्मद जायसी, इन तीनों को महाकवि मान करके इनका जीवन वृत्त और इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं की समीक्षा की है। अब बात करें अगले प्रश्न की। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? यानी हिंदी का वह कौन सा समाचार पत्र है जिसमें खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बनारस अखबार में। अगला प्रश्न, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन है? यानी हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मित्रों याद रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के ब्रह्मा कहे, छायावाद के रुद्र कहा यानी महेश कहे जाते हैं। और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध रचना भी लिखी गई जो इनकी पुत्री पर जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की है, सरोज स्मृति, जो हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत है। अब और मित्रों याद रखिएगा कि निराला ने जब मतवाला पत्रिका का संपादन किया और मतवाला पत्रिका के संपादन के कारण ही इन्हें निराला की उपाधि प्राप्त हुई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। चीनी तिब्बती भाषा का समूह है कि भाषाओं के बोलने वाले को क्या कहा जाता है? यानी चीनी तिब्बती भाषा समूहों की जो भाषाएं हैं उनको बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा निषाद। अगला प्रश्न, रामचरितमानस रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? यानी रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति रस। मित्रों रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास ने 1574 ईस्वी में की थी। और रामचरितमानस में 7 कांड हैं तथा सभी रसों का इसमें वर्णन किया गया है, लेकिन प्रधान रूप से अगर बात करें तो इसमें भक्ति रस ही मिलता है। अगले प्रश्न की चर्चा करें। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा संत कबीर। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? यानी रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा उर्वशी। अगला प्रश्न, और मित्रों याद रखिएगा उर्वशी नाम से जयशंकर प्रसाद ने भी एक काव्य संग्रह लिखा है। बात करें अगले प्रश्न की। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा महाकाव्य। और मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी जो 1935 में प्रकाशित हुई और इसकी रचना में 7 साल का समय लगा। ये रचना 1928 से शुरू होकर के 1935 में पूर्ण हुई और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया सबसे प्रसिद्ध का महाकाव्य है। यानी आधुनिक हिंदी साहित्य का
प्रथम महाकाव्य कामायनी को माना जाता है और कामायनी में 15 सर्ग है। बात करें अगले प्रश्न की, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। और मित्रों याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं और छायावाद की जो 4 स्तंभ है उनमें सुमित्रा नंदन पंत भी शामिल हैं। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है उनमें शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा गारसादे तासी। और मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखने का जो कार्य है गारसादे तासी ने शुरू किया। और गारसादे तासी ने, और अगर भाषा की बात करें कि ये हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है वो किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में। और गारसादे तासी की रचना का नाम है द इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। बात करें अब अगले प्रश्न की, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? यानी भारत में वह कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। अगला प्रश्न, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्ला। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रांतिकारी कवि। और मित्रों याद रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने को क्रांतिकारी कवि, यानी इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है वो शोषित और पीड़ित वर्गों को आधार मान करके लिखी गई है। और अगर इनके प्रिय विषय की बात करें, इनकी कविताओं में प्रिय विषय किसे माना गया? तो इनको बादल, यानी बादल राग नाम से इनको 6 भागों में एक कविता लिखी है और बादल को इन्होंने क्रांति का प्रतीक माना है। इस वजह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमृतलाल नागर। और मित्रों याद रखिएगा कि अमृतलाल नागर की एक प्रसिद्ध रचना और है कि नाचो बहुत गोपाल के रचनाकार भी अमृतलाल नागर है। अगला प्रश्न, और सबसे प्रसिद्ध यानी अमृतलाल नागर के रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध रचना की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध रचना है मानस का हंस, जो तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। अगला प्रश्न, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, इस देश में अधिकतम संख्या में भाषा किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में। अगला प्रश्न, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है, यानी जो चारु शब्द है जिसका अर्थ होता है सुंदर, और चारु शब्द की अगर शुद्ध रूप से भाववाचक संज्ञा की बात करें तो चारु शब्द से शुद्ध भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा बनेगा? तो इसका सही उत्तर होगा चारुता, यानी सुंदरता।
और मित्रों याद रखिएगा चारु शब्द ये विशेषण शब्द है और विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी है तो चारुता। अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 वर्गों में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह कौन सा है? भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडो आर्यन। यानी एक तो आर्य भाषाएं, आर्य भाषा में सभी भारतीय भाषाएं शामिल हो गई, और इंडो जिसमें अंग्रेजी जो भाषा है उसका समूह इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा क्षेत्र विशेष से, यानी मुख्य रूप से बात करें तो ये ग्रामीण परिवेश से संबंधित होती है। और अगर प्रथम आंचलिक उपन्यास की बात करें तो मेला आंचल। मित्रों याद रखिएगा, अगर प्रथम आंचलिक उपन्यास का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो प्रथम आंचलिक उपन्यास मेला आंचल है, और मेला आंचल के रचयिता फणीश्वरनाथ रेणु है। बात करें अगले प्रश्न की, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? यानी वह नाटककार कौन है जिनके द्वारा अधिक संख्या में नाटक लिखे गए लेकिन उन्होंने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। और मित्रों याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक मुख्य रूप से ऐतिहासिक है, यानी इतिहास से संबंधित है। अगला प्रश्न, कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? यानी हिंदी साहित्य में एकमात्र ऐसे लेखक कौन है जो व्यंग्यकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि है, यानी व्यंग्यकार के रूप में वे प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिशंकर प्रसाई। अब बात करें अगले प्रश्न की, मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि कौन है? यानी मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कबीर। मित्रों याद रखिएगा कि कबीर दास कवि बाद में हैं, पहले ये समाज सुधारक हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रादेशिक गोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा का स्वीकृत हुई जिसे नाम दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा पिंगल भाषा। मित्रों याद रखिएगा कि प्राचीन समय में यानी आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो अपभ्रंश भाषा, यानी और अपभ्रंश भाषा में भी सर्व प्रमुख जो भाषा, एक तो डिंगल भाषा और एक पिंगल भाषा। तो पिंगल भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा के साथ में अगर ब्रज भाषा का प्रयोग होता है तो वह पिंगल भाषा होती है, और राजस्थानी भाषा के साथ में अगर पश्चिमी भाषा जुड़ी हुई हो तो वह डिंगल भाषा होती है। बात करें अब अगले प्रश्न की, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम से निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो राम है वो तुलसीदास के द्वारा वर्णित राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। और मित्रों याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का या हिंदी का
महान कथाकार, महान उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर आदि उपाधियों से भी इन्हें, आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। और अगर इनके मूल नाम की बात करें तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। अब बात करें अगले प्रश्न की, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। और अगर इसके प्रमुख पात्र की बात करें, नमक का दारोगा कहानी का प्रमुख पात्र पंडित या मुंशी वंशीधर हैं। और अगर इसके विपरीत यानी खलनायक की बात करें तो पंडित अलोपीदीन। बात करें आज के अगले प्रश्न की, संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावशाली द्रविड़ भाषा कौन सी है? संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावशाली द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलुगु भाषा। अगला प्रश्न, हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है, यानी हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राजभाषा के रूप में। अगला प्रश्न, वह कौन सी रचनाकार है जिससे सबसे अधिक टीका लिखी गई? यानी वह कौन सी रचना है जिस पर सबसे अधिक टीका लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी सतसई। मित्रों याद रखिएगा कि रामचरित, हिंदी साहित्य में रामचरित मानस के बाद अगर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई तो वह रचना है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? यानी कवि भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वीर रस के। और मित्रों याद रखिएगा कि रीति काल में एकमात्र राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि भूषण। और कवि भूषण के मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम है घनश्याम दास। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के संबंध में किसके द्वारा किया गया? यानी हिंदी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। और मित्रों याद रखिएगा कि अमीर खुसरो ने खुद स्वयं को तूती ए हिंद कहा है, यानी हिंद का तोता कहा है। अगला प्रश्न, आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? यानी आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं द्वारा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। बात करें अगले प्रश्न की, यह किसने कहा कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है? यह किसने कहा कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? यानी किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू को। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सरहपा। और मित्रों आज की इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की चर्चा करें तो हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम क्या है? हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नहुष। और ये रचना गोपाल चंद्र द्वारा लिखी गई है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।